Good morning, students. Today we are going to do BSc Part 3rd Physical Chemistry, and the chapter is Thermodynamic 2, and the topic is Nernst heat theory. Okay, तो आज हम BSc Part 3rd का फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका उष्मागतिकी 2 भाग जो है कर रहे हैं। उसमें हमें नेंसर्ट, हिंदी में आप ये बोल सकते हो नेंसर्ट का उष्मा सिद्धांत या नर्स्ट का उष्मा सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या है? तो नेंसर्ट का जो उष्मा सिद्धांत है वो ये है कि सबसे पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, यानी आपने गिब्स का जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण जो है, इसको हिंदी में भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण जो है वो दिया। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो है नेंसर्ट का उष्मा सिद्धांत, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है। आपने थर्मोडायनामिक फर्स्ट में पढ़ा होगा, उष्मा जो अपने डेल्टा जी है, मुक्त ऊर्जा, मुक्त उष्मा, और एक पढ़ा होगा डेल्टा एच। तो ठीक है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने स्थिर दाब पर यानी P इसका क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने स्थिर दाब पर एक समीकरण दी थी जो इस प्रकार है, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा जी अपॉन डेल टी पी। ठीक है, इस समीकरण को आप 1 नंबर समीकरण लिखेंगे। ठीक है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो ये थी। ठीक है, अब इस समीकरण में क्या हुआ कि इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं किसको बोलते हैं कि वो ऐसी कमियां जो वो नहीं पूरा कर पा रही, जो सिद्धांत जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा, उसको सीमाएं बोलते हैं। और अगर किसी भी एक सिद्धांत दिया जाता है उसके बाद सीमाएं होती हैं उसकी, मतलब कोई ना कोई कमी रहती है, उसके बाद एक नया सिद्धांत प्रतिपादित होता है, और यही रिसर्च है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर हमें इसकी सीमाएं थी कुछ। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या है कि सीमाएं क्या थी उसके बारे में देखते हैं। तो हमें क्या कहा गया कि रिचर्डसन ने क्या किया था कि जो अलग अलग ताप पर जो है सेल का विद्युत वाहक बल उसने ज्ञात किया। ठीक है, और जो विद्युत वाहक बल ज्ञात किया तो उसने पाया कि अगर वो दाब को निश्चित रखता है, ठीक है, तो अगर वो दाब को निश्चित रखता है अलग अलग सेल में, ठीक है, अलग अलग सेल में उसने ईएमएफ नोट किया, विद्युत वाहक बल नोट किया, और अगर स्थिर दाब पर उसने, या कांस्टेंट निश्चित दाब किसे कह सकते हैं, निश्चित दाब पर उसने पाया कि डेल जी जो हमने ऊपर लिखा है ना, डेल जी अपॉन डेल टी, और ये पी यानी स्थिर दाब पर। ठीक है, तो स्थिर दाब पर डेल जी अपॉन डेल पी जो है, इसका मान जैसे जैसे उसने टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, वैसे वैसे इसका मान भी डिक्रीज होता गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं। रिचर्डसन ने क्या किया था, सेल्स अलग अलग देखे, और क्या था, निश्चित दाब था, लेकिन ताप उसने कम करता गया, तो अलग अलग ईएमएफ पर उसने देखा, ईएमएफ अलग अलग था, ईएमएफ अलग अलग पर उसने देखा कि डेल जी और डेल टी अपॉन पी, जो ये वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन है, इसका मान
ताप के घटने के साथ इसका मान भी घट रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। यानी आपको लाइन से चलना है कि हमें नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, तो ये कई वैज्ञानिकों से जुड़ी हुई है ना। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा था, वापस देखिए कि जो नर्नेस्ट ऊष्मा सिद्धांत है उसमें गिब्स ने क्या कहा था कि स्थिर दाब पर, ताप स्थिर ही है सब में, और दाब स्थिर हो तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच जो है और टी, ये वाला इक्वेशन दिया। अब इसकी कमी जो उसने बताई वो रिचर्डसन ने बताई। रिचर्डसन ने कहा कि भाई डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी पी यानी स्थिर दाब पर इसका मान जो है वो कम होता रहता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, उसके बाद में अगर कम होता रहता है तो फिर इसमें क्या हुआ कि फिर इसमें एक नर्नेस्ट जो है वैज्ञानिक आए, जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो नर्नेस्ट जो वैज्ञानिक है इसको नेंसर्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेंसर्ट जो है उसने क्या कहा, अब यहां पर इस वैज्ञानिक ने इन दोनों वैज्ञानिकों के इक्वेशंस को रखते हुए अपने एक संगणित तंत्र जो है, उसने एक संगणन तंत्र बनाया। उस संगणन तंत्र के ताप को उसने, टेम्परेचर को उसने कहां पर ले गया, 0 केल्विन पर, यानी टेम्परेचर को क्या किया, 0 केल्विन पर ले गया, यानी परम शून्य ताप। ठीक है, परम शून्य ताप जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उस पर ले गया टेम्परेचर को, और टेम्परेचर को परम शून्य तक कम किया उसने, किसी भी संगणन तंत्र उसने जो लिया था उसको। ठीक है, उसको कम करने पर वो कहता है कि मैंने देखा कि डेल जी अपॉन डेल टी पी को हम अगर कम करते हैं, ठीक है, तो का मान जो है वो घटते हुए ये शून्य की तरफ भी आ सकता है, मतलब इतना कम भी हो सकता है कि ये 0 तक आ जाता है। ठीक है, तो जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है उसकी सीमाएं जो हैं वो सबसे पहले तो रिचर्डसन ने तोड़ी, और फिर उसने कहते हुए तोड़ी कि ये जो सेल के ईएमएफ के साथ हम दाब को स्थिर रखते हैं तो इसका मान कम हो जाता है इस वैल्यू का। ठीक है, मुक्त ऊर्जा का। और इसने कहा कि इस वैल्यू का मान भाई कम इतना भी हो जाता है कि 0 तक पहुंच जाता है, तो इसे कहते हैं नेंसर्ट का ऊष्मा सिद्धांत। ठीक है, इसे कहते हैं नेंसर्ट का ऊष्मा सिद्धांत। उसके लिए उसने नेंसर्ट ने क्या किया, आपको मैं बता देती हूं कि एक डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच। ठीक है, ये बर्थलोट ने बताया था। ठीक है, डेल्टा जी डेल्टा एच के बराबर होती है। ठीक है, ये जो बताया गया था, तो ये डेल्टा जी और डेल्टा एच के बराबर होती है, ये जूल थॉमसन ने बताया था। और जूल थॉमसन ने कैसे बताया था, उसने कहा था डेनियल सेल लिया था उसने, उससे उसने डेल्टा जी जो है डेल्टा एच के बराबर बताया था। लेकिन फिर बर्थलोट ने जो है, बर्थलोट नाम का वैज्ञानिक है, उसने क्या किया, उसने कहा कि जब अभिक्रिया से अगर ऊष्मा निकलती है तो तंत्र की जो मुक्त ऊर्जा है उसमें कमी होगी। ठीक है, यानी ये एक जैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें मात्रात्मक संबंध उसने बता दिया, जो साधारण ताप पर हम कह सकते हैं कि संगणित तंत्र के लिए सही होता है। तो उसने डेल्टा जी और या डेल्टा एच की अपन बात करें तो एक तापक्रम के साथ अगर 0 हम केल्विन में ले रहे हैं तापक्रम यहाँ पे। ठीक है, और यहां पर ये जो है ये इस तरह से इसने बनाया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये यहां पर हम कह सकते हैं कि क्रमागत रूप से जो डेल्टा जी का मान है वो क्रमागत रूप से कम हो रहा है, होते होते कहां जा रहा है, 0 की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये नेंसर्ट इक्वेशन है। नेंसर्ट इक्वेशन क्या कहती है कि कोई भी, ये तंत्र क्या है, संगणन तंत्र के लिए है ये, कि किसी भी संगणन तंत्र के अंदर डेल्टा जी या मुक्त ऊर्जा का मान जो है वो ताप को कम करने के साथ साथ, ये ताप है ये कम हो रहा है, के साथ साथ लगातार क्रमागत रूप से
कम होता रहता है। क्रमागत का मतलब होता है यहाँ पे उपगामी, आपकी जो बुक है उसमें एक शब्द लिखा हो उपगामी। उपगामी मीन्स क्रमागत रूप से कम होता रहता है। और इन यहाँ पे इसको वर्ड को हम एसिम्पोटिकली भी बोल सकते हैं। तो एसिम्पोटिकली इसको डिक्रीज होता रहता है, होते होते ये 0 तक भी पहुंच जाता है अगर हमारा ताप 0 केल्विन तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये जो है ये नैनसेट ने दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि नैनसेट का सिद्धांत क्या है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में जो है वो नैनसेट के ऊष्मा सिद्धांत का निष्कर्ष भी निकाला हुआ है। ठीक है, ये देखिए नैनसेट का ऊष्मा का सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष भी आपको उसमें लिखना है। लिखना ये है कि नैनसेट का जो ऊष्मा सिद्धांत है उसका सबसे पहले तो आप गणितीय रूप देख लीजिए कि डेल जी अपॉन डेल टी है। ठीक है, ये टी है, टी से 0 तक जाता है लिमिटेशन। ठीक है, तो यहां पर डेल जी और डेल टी जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। देखो डेल जी बराबर है डेल टी के, सॉरी डेल एच के। ये किसने बताया था, डेनियल ने, डेनियल थॉमसन ने बताया था। और डेनियल सेल के ऊपर उसने अभिक्रिया की, वो डेनियल सेल के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और इसमें ये जो इक्वेशन है ये नैनसेट का सिद्धांत है, गणितीय रूप है इसका, कि इसमें ये कहता है कि अगर T से 0 तक लिमिटेशन तक लेके जाएं किसको, मुक्त ऊर्जा का एक संगणीय तंत्र को, तो वो जो तंत्र है उसका मान धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए डिक्रीज होते हुए 0 तक चला जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर 0 तक जाएगा वैसे वैसे ये भी परम शून्य तक चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे शून्य, परम शून्य यानी 0 केल्विन टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में नैनसेट ऊष्मा सिद्धांत का जो निष्कर्ष है वो क्या निकालते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ पे डेल जी अपॉन डेल टी पी हमने जो थर्मोडायनामिक फर्स्ट किया हुआ है उसमें ये एंट्रोपी के बराबर होता है। ठीक है, तो लेकिन नैनसेट के परम शून्य ताप पर अगर हम 0 डिग्री वाला करें इसका, तो उसमें हम कह रहे हैं कि ये 0 के बराबर है। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर है तो फिर भी डेल्टा एस भी जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा एस 0 के बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S2 माइनस S1 और T से 0। ठीक है, क्योंकि हम T से कहां ले जा रहे हैं, टेम्परेचर को 0 पे ले जा रहे हैं, तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये S2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, S1 के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 0 टेम्परेचर रखें, दूसरे शब्दों में लिखिए, आपकी बुक से लिख देते हैं, पढ़ लेते हैं, परम शून्य के क्षेत्र में सारे प्रक्रम बिना एंट्रोपी परिवर्तन के होते हैं। यानी अगर कोई भी परम शून्य ताप पर कोई भी तंत्र रखा हुआ है, ठीक है, परम शून्य ताप पर कोई भी तंत्र रखा हुआ है तो वो उसकी जो एंट्रोपी है या डेल्टा एस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी एंट्रोपी जो है उसमें एंट्रोपी शून्य रहेगी या कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला इसका निष्कर्ष हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष पहले हम पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि परम शून्य के आसपास जितना टेम्परेचर है, ये सब आपको याद रखना है थर्ड लॉ के साथ साथ में भी, है ना। तो परम शून्य के आसपास ऊष्माधारिता जो होती है, ठीक है, एंट्रोपी परम शून्य पर क्या होती है, देखो मुक्त ऊर्जा क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, डेल्टा एच क्या हो जाता है, परम शून्य पर 0 हो जाता है। एंट्रोपी क्या रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, 0 हो जाती है लगभग। इसी तरह से हम कहते हैं कि ऊष्माधारिता जो है वो भी अपरिवर्तित रहती है। और उसका कैसे है, तो हमने पिछली ही अपने इसमें लिखा था, यहाँ पे डेल्टा एच के बारे में लिखा था और एंट्रोपी सीपी डीटी लिखा था ना। ठीक है, तो इसमें सीपी और एच का मैंने बताया था कि जब सीपी आता है तो आपको एच के बारे में सोचना है। ठीक है, तो इस तरह से बात हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पे सीवीडीटी जो आया था उसमें एंट्रोपी के बारे में, ई के बारे में आपको सोचना था। ठीक है, यही था। तो अभी जो है यहाँ पे सीपी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल टी पी हो जाएगा, यानी स्थिर दाब पर जो है हमारे पास जो हीट है उसमें ये परिवर्तन है। ये वाला इक्वेशन हमने लिया है क्योंकि थर्मोडायनामिक फर्स्ट में ये हम निकाल चुके हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको याद ही रखना होगा इसको, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में आ चुका होगा आपके। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है लेकिन नैनसेट जो है उसने ऊष्मागति के नियम से क्या हुआ था, हमने क्या निकाला नैनसेट से कि डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या है, 0 है ना।
ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब ये कह रहा है कि ये है सीपी के बराबर, और ये कह रहा है कि परम शून्य पर ये क्या है, 0 है। इसका मतलब सीपी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीपी में चेंज करेंगे हम लोग P2 से P1 तक, तो P2 इज इक्वल्स टू P1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन परम शून्य ताप रखते हैं तो ऊष्मा स्थिर दाब पे तो सीपी में जो चेंज है वो अपरिवर्तित होता है। सीपी वैसे भी दाब जो है वो स्थिर रख रहे हैं, तो सीपी वैसे भी 0 रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऊष्माधारिता अपरिवर्तित होती है, और ये इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से नेंसर्ट इक्वेशन जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।